We're starting our class soon. Let's wait for some other members to join. I think time is started. Should we start the class? You can unmute your mic and say. आप अपना mic को unmute करके बता सकते हैं कि क्या हम class start कर दें, क्योंकि शायद वो लोग अभी देरी में ही आएंगे. हाँ भाई, आप स्टार्ट कीजिए. ठीक है, okay. So let us start with the ethics class course which we are doing. Okay? तो इसमें हम लोग पूरा जो ethics है उसको कवर करने वाले हैं. Okay? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर कि ये जो रहेगा कि हमारी जो क्लास चलेगी, अब जैसे इसमें 4 ही लोग हैं, अगर ज़्यादा लोग होते तो मिसबिहेवियर के चांसेस थे, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखना है. और आपके क्वेश्चन लास्ट में ले जाएंगे, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा. और अगर आपका कनेक्शन वगैरह प्रॉब्लम आता है तो रिफ्रेश करने का ट्राई कीजिएगा. ये डिस्कशन जो रहेगा मैंने अभी 45 मिनट्स का अराउंड कर रखा है. अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए अलग से एक लिंक भेज देंगे आगे बढ़ाने के लिए इस डिस्कशन को. ओके, तो चलिए स्टार्ट द क्लास. आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, अभी 4 ही लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके, तो वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. तो दिस इज अबाउट मी, माय सेल्फ सम सोनी, एंड मास्टर्स किया है एनआईटी सूरत से. एनआईटी का नाम आपने सुना होगा. एंड आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन सिंस 2017. आई क्लियर 2019 प्रीलिम्स. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद अवर क्लास. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स? ये जो हमारा एथिक्स सब्जेक्ट है, ये हमको पढ़ने की जरूरत ही क्यों है, और क्या सिर्फ ये हमको एग्जाम में काम आएगा या फिर इसके अलावा भी इसकी कुछ और चीजें. जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी. इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस ऑफ यूपीएससी है उसमें मेंस में जीएस 4 में हमें एथिक्स मिलता है. मैं ये कहूंगा कि जो चारों जीएस है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है जीएस 4 की. ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम एग्जाम वाइज भी देखें तो जीएस 4 के अंदर 250 मार्क्स ही कवर करता है. ओके, इसके साथ ही साथ जीएस 4 के साथ इसमें हमारा जो ऐसे वाला पोर्शन होता है, उस ऐसे वाले पोर्शन में से काफी सारी चीजें होती हैं. हमें कोट लिखने होते हैं या थिंकर्स का जो एक कोट आता है उसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है. साथ ही साथ हमें हमारे ऐसे को ऐसा बनाना होता है कि जो जगह है उसके मन में लगे कि मुझे और पढ़ना है. ठीक है, तो इस काम में ऐसे एथिक्स जो हमारा ये काफी मदद करता है. फिर जो इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू में मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज अगेन इन इंटरव्यू. बेसिकली दे वांट टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी, एंड योर पर्सनैलिटी विल बी डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स यू हैव. ओके, अब एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये हमको यहाँ पे समझने को मिलेगा. ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मैं ये एथिक्स का एग्जाम दे दूंगा और क्या मैं इसमें पास कर लूंगा, तो क्या मैं एक एथिकल पर्सन बन जाऊंगा? आपको क्या लगता है? आप अपने इसलिए डिस्कशन इसलिए रखा है क्योंकि ये एक मॉडर्न क्लास ना चले, इसमें आपका भी पार्टिसिपेशन हो, एंड यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक ढांचा दे दूँ जिसके जरिए आप आगे जीएस को पढ़ सकें. तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ एथिक्स का एग्जाम 250 मार्क्स का ये क्लियर कर लेने से आपके अंदर एथिकल स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएंगे? आप आंसर दे सकते हैं. नहीं नहीं. हाँ, तो एक्चुअली इसका एक एग्जाम्पल है. हाँ. एक आईपीएस था. आप अपना माइक ऑन ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है. जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके ओके. अब्दुल रहमान, आप भी अपना माइक ऑन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो एक आईपीएस था लास्ट टाइम, उसको उसने चीटिंग करते हुए वो दोबारा से पकड़ा गया था. मतलब पहले उसने एग्जाम दिया था, आईपीएस बन चुका था, शायद किसी और के लिए वो एग्जाम दे रहा था या आईपीएस आईएएस में जाने के एग्जाम दे रहा था, तो वो पकड़ा गया. तो इससे हमको क्या देखने को मिलता है कि सिर्फ ये एग्जाम क्लियर करने से आप एक एथिकल पर्सन नहीं बन जाएंगे, बट क्या हम ये कोशिश भी करना बंद कर दें कि जीएस 4 हटा ही दें? 2013 में ये जो जीएस 4 था इसको इंट्रोड्यूस किया गया. अब इसको इंट्रोड्यूस करने का मेन मोटिव क्या था ये हमको समझने की जरूरत है. ये इसको इंट्रोड्यूस करने से हमको ऐसे लोग चाहिए थे जिनके जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा हो. ठीक है, भले ही हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ इस एग्जाम के प्रति अगर हम इस एग्जाम को पास कर ले तो हम 100% एथिकल नहीं जाते हैं, पर फिर भी एटलीस्ट ये कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग देता है एथिक्स की. जैसे कि ये जो वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट्स होती है कि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हो, कोई आईएएस आईपीएस या किसी और बड़ी पोस्ट पे होते हो, तो जब आप सोचते हो तो क्या क्या वैल्यूज जो होती हैं वो आपको रखनी चाहिए. जैसे कि हम बोलते हैं कि करप्शन नहीं करना है, तो करप्शन नहीं करने के लिए भी कुछ वैल्यूज होंगी तभी आप करप्शन नहीं करोगे. तो वो सारी क्या क्या वैल्यूज होती हैं वो आप हम इस मतलब सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. साथ ही साथ देखो काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई इंस्पिरेशन और मेरा मोटिवेशन कभी कभी लैग कर जाता है. कभी कभी जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ और 2-3 दिन के बाद मुझे लगता है कि भाई अब नहीं हो रहा, दोबारा से उठाने में दिक्कत आती है, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है. तो उसमें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका इंस्पिरेशन क्या है और मोटिवेशन क्या है. अपने जितने भी कम पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से कोई आंसर देना चाहेगा कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में क्या अंतर होता है? हाँ जी बोलो. जी जी बोलिए. भाई, हाँ इंसिडेंट से इंसिडेंट हाँ से बाहर की तरफ जो जा रहा है उसे इंस्पिरेशन बोलते हाँ हाँ हैं. इंसिडेंट आउटसाइड इंस्पिरेशन. हाँ. देखिए जैसे और कि मोटिवेशन तो है हाँ, कोशिश करने के लिए. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए. तो ऐसा होता है जैसे आप यूट्यूब पे कभी या किसी यू टॉपर वांट की वीडियो वर्क. देख लेते हैं. हम यूट्यूब पे कभी किसी की वीडियो देख लेते हैं तो हम जल्दी से मोटिवेट हो जाते हैं. ठीक है,
मोटिवेशन इज़ बेसिकली अ टर्म जिसमें हम एकदम से एक्साइटेड महसूस करते हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करने लगते हैं। पर आपने देखा होगा कि वो जो हमारे थोड़ी देर के लिए आता है, वो थोड़े ही टाइम के लिए एग्ज़िस्ट करता है। हो सकता है वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 वीक ले लिया, बट उसके बाद आप धीरे-धीरे देखोगे कि वो आपकी जो मतलब मोटिवेशन है वो डाउन होती चली जाएगी और वापस से आपको कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मोटिवेशन इज़ अ टेम्परेरी टर्म, व्हाइल द इंस्पिरेशन आप तब इंस्पायर होते हो जब आप किसी भी आईएएस या ऐसे बड़े व्यक्ति को काम करते हुए देखते हो। तो आपको लगता है कि ये बंदा काम कर रहा है, वो मैं क्यों नहीं कर सकता? या फिर वो बंदा जो काम कर रहा है किसी गरीब की मदद कर रहा है, तो आपके अंदर से भी आवाज़ आएगी कि मुझे भी इस गरीब की मदद करनी है और ये चीज़ आपको सिर्फ़ 1 या 2 दिन के लिए नहीं रहने वाली, ये चीज़ जो लंबे समय तक चलती है, इसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। तो ऐसे ये जो टर्म्स होते हैं, ये सारे अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा थोड़े दिन बाद मूड क्यों उठ रहा है या हमारे अंदर इंस्पिरेशन है ये एग्ज़ाम क्लियर करने की या नहीं है। इसकी अंडरस्टैंडिंग में भी मदद करता है ये। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली अगर आपके पास इंस्पिरेशन होगी, तो आपको किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आज हम 2 लोग हैं, 3 लोग ही हैं ऐसे यहाँ पे, जबकि ग्रुप है 30 मेंबर्स का। तो इससे क्या अंडरस्टैंड होता है कि किसी की उन लोगों की कंसिस्टेंसी नहीं है। आप समझ रहे हो? उन लोगों की कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ, बोर हो गए होंगे या उनको चाहिए होगा कुछ अब नया देखें। नया करते-करते जब तक आपका कंसोलिडेटेड नॉलेज नहीं है, तब तक उस नॉलेज का कोई मीनिंग नहीं है। हम देखेंगे कि भाई टुवर्ड्स सोसाइटी, कंपैशन टुवर्ड्स सोसाइटी, कंपैशन एक तरीके से दया की भावना होती है, ये बहुत नॉर्मल टर्म से बोल रहा हूँ, उसको हम अच्छे से समझेंगे कंपैशन वर्ड्स को। बट ये एक दया की भावना होती है, जैसे मान लो कोई हमें दिखा बंदा, वो बंदा गरीब है, उस बंदे के पास कपड़े नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको कपड़े ला के दे देंगे। तो ये डेवलप करने में भी एथिक्स हमारी मदद करता है। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? ज़िम्मेदारी लेना। मान लो आपने एक ज़िम्मेदारी ली है कि मैं इस मान लो आप किसी जिला डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो और उसमें आपने ज़िम्मेदारी ली है कि इस बार जो कोविड पेशेंट नए आएँगे, उनको मैं एकदम अच्छे से ट्रेस करूँगा, ठीक है? तो ये आपकी क्या हो गई अकाउंटेबिलिटी। आपकी ये सर्विस है तो आपने एक अकाउंटेबिलिटी ली। तो उन सारी चीज़ों की हम छोटी-छोटी अंडरस्टैंडिंग इस एग्ज़ाम के द्वारा करते हैं, ठीक है? इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि जीएस को सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है इन पूरे मतलब पूरे के पूरे पेपर सिलेबस में, जो मुझे जीएस को सबसे इम्पोर्टेंट लगता है क्यों? क्योंकि इसका लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ पे काफ़ी सारे रूडिमेंटरी मतलब ऐसा होता है जब हम अपने बचपन से बड़े होते हैं धीरे-धीरे, तो सोसाइटी ने हमारे अंदर काफ़ी सारे बिलीफ्स डाल दिए होते हैं। मान लो कि भई लड़की वीक होती है किसी-किसी चीज़ में या फिर लड़का ये ज़्यादा करता है या फिर ये धर्म में प्रॉब्लम है या उस धर्म में प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से हमारे क्या होता है, ये हमारे रूडिमेंटरी आइडियाज़ होते हैं। तो इनका अंडरस्टैंडिंग जानने में क्या मदद करती है ये हमारा जीएस कोड लाइफ लाइफ में, ठीक है? इसके साथ ही साथ जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, आप जिस तरीके के इंसान होते हो क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, साथ ही मेरे दोस्तों ने एक्सपीरियंस किया है आफ्टर दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ जीएस 4 हम लोग थोड़े से अपने आप में थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं, सामने वाला जो भी आता है, उसकी बात को अच्छे से समझ पाते हैं। इससे क्या होता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और आपके देखने का नज़रिया कोई एक इंसान किसी चीज़ को सिर्फ एक ही नज़रिए से देखता है। हो सकता है कि हम दूसरे एंगल को कभी देख ही ना पाएँ। मान लो कभी हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ है या एक धर्म बुरा है या फिर एक सोसाइटी बुरी है। हमने कभी उस नज़रिए को जानने की कोशिश नहीं किया हो। सेम इसमें आता है रैशनैलिटी कांसेप्ट। रैशनैलिटी कांसेप्ट क्या होता है कि भाई जैसे कि एक साइंटिफिक टेंपर होता है। एक मिनट। जैसे साइंटिफिक टेंपर हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि हमको साइंटिफिक टेंपर डेवलप करना चाहिए। हमने किसी एक अंधविश्वास में सोच लिया कि ये सच है, किसी बाबा वगैरह के चक्कर में चले गए, बिना ये जाने कि क्या वो जो भी बोल रहा है वो सही है या गलत है। इसको बोलते हैं रैशनैलिटी। आप एकदम रैशनल होते हो अपनी चीज़ों में। आपका बिहेवियर और एटीट्यूड यहाँ पे एटीट्यूड एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। इसको भी हम समझेंगे कि जो नॉर्मल भाषा में हम एटीट्यूड बोलते हैं, वो एटीट्यूड का यहाँ पे मतलब नहीं है। बट यहाँ पे जो एटीट्यूड है कि लोगों के प्रति आपका किस तरीके का दर्शन है, आप किस तरीके से लोगों को देखते हो, उस बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। साथ ही साथ आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, केस स्टडी आती है इस एग्जाम में। इस एग्जाम में ऐसा होता है पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है? पार्ट बी जो होता है वो पूरा केस स्टडी होता है और पार्ट ए में आपका आता है बेसिक थ्योरी। जैसे कि जो यहाँ पे मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जैसे कंसिस्टेंसी, ये वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस वो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे भाई एथिक्स और मोरालिटी में मुझे अंतर बता दो बस। तो आपको करना क्या है कि आपको सिंपल सी डेफिनिशन लिखनी है एथिक्स की, फिर मोरालिटी। इसकी डेफिनिशन जैसे ही आप लिखोगे और उन दोनों में अगर अंतर कर पाओगे तो ये पार्ट ए में मोस्टली आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना। फिर पार्ट 2 जो पार्ट बी होता है, केस स्टडी में उसको करना क्या होता है, ये जो हम यहाँ पे सिलेबस अभी हम देखेंगे, सिलेबस के अंदर जितने भी टर्म्स पढ़ेंगे, उनका एप्लीकेशन ऑफ लाइफ रियल लाइफ में किस तरीके से करोगे वो पूछा जाता है। तो दैट वी विल सी इन अवर पार्ट बी केस स्टडीज में, ठीक है? और इससे हो सकता है कि थोड़ा आपको अपने अंदर की चीज़ों को भी जानने का मौका मिले कि मेरे अंदर कुछ ऐसे बिलीफ्स थे जो कि गलत थे। साथ ही साथ इमोशनल क्वोशंट जैसे हमने सुना होगा अभी उस बंदे का आईक्यू बहुत ज़्यादा है, आईक्यू बहुत ज़्यादा है। आपने सुना होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू बहुत ज़्यादा था। अब आईक्यू के साथ ही साथ एक और चीज़ आती है यहाँ पर इमोशनल क्वोशंट, इसको बोलते हैं हम ईक्यू। तो ईक्यू से क्या मतलब होता है और आईक्यू और ईक्यू में क्या ज़्यादा इंपोर्टेंट है दैट वी विल आल्सो सी। इसमें एक और चीज़ आती है एसक्यू, एसक्यू इज़ द स्पिरिचुअल क्वोशंट दैट वी विल आल्सो सी। तो आई थिंक यू गॉट द इंपोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, हाउ इंपोर्टेंट दिस सब्जेक्ट इज़, राइट? अगर आपके कोई भी डाउट है तो बोलिए वरना हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई, आगे कहिए आप। गो ऑन, प्लीज़ ओके। गो ऑन। तो हम सिलेबस देख लेते हैं भाई कि इस एग्ज़ैक्टली हम यूपीएससी के साथ-साथ एकदम साथ-साथ चलेंगे तो सिलेबस देख लेते हैं कि क्या यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है। तो ये मैंने ब्रेक डाउन कर रखा है सिलेबस को, आप देख सकते हैं। तो जेएस 4 का सिलेबस है, ठीक है? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इस पेपर का नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब इस पेपर में क्या बोला गया है कि ये बंदा आपका ये जो पेपर है आपका नॉलेज चेक करेगा, आंसर इज़ नो। ये पेपर आपका नॉलेज चेक नहीं करना चाहता है, बट ये आपकी अप्रोच चेक करेगा। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरीके से आएँगे कि कैंडिडेट की जो एटीट्यूड है और अप्रोच है, किस चीज़ के रिलेटेड, इंटीग्रिटी के रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड। अब ये सारे वर्ड्स हम इनको अच्छे से समझेंगे। तो इन सब के रिलेटेड हमारा जो अप्रोच आएगा या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई एक प्रॉब्लम आएगा हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसकी अप्रोच को टेस्ट करने के लिए ये जो हमारा सिलेबस है ये बनाया गया है। ओके? तो पहला टॉपिक आता है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? इसके अलग-अलग टॉपिक्स होते हैं एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, डायमेंशन, एथिक्स एंड प्राइवेट लाइफ। ये सारे आज टॉपिक हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? फिर आता है एटीट्यूड कि भाई एटीट्यूड क्या होता है? तो मैंने जैसे ही बताया कि नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कि भाई ये बंदे का बहुत बड़ा एटीट्यूड है या फिर ये लड़की में बहुत एटीट्यूड है, तो उस एटीट्यूड की यहाँ पे बात नहीं की करी जा रही है। ये एटीट्यूड जो रहता है, इस एटीट्यूड का मतलब होता है कि मान लो अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को देखा, वो कम्युनिटी किसी चीज़ की भी हो सकती है। मान लो हमने ब्लैक्स को देखा, जैसे आज ब्लैक और व्हाइट का बड़ा मुद्दा चल रहा है यूएसए में, ब्लैक लाइव्स मैटर करके आपने सुना होगा। तो हमने मान लो किसी एक ब्लैक पर्सन को देखा, अब उस पर्सन को देखते समय हमारे अंदर क्या-क्या चीज़ें आई, इस चीज़ को ये हमारा हो गया उस बंदे की तरफ हमारा एटीट्यूड। ठीक है? अब एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एकदम डेप्थ में स्टडी करेंगे।
पूरा फिर आता है एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड एक तरीके से ये होता है कि आपकी कंप्लीट करने की क्षमता, समझ रहे हो? इसमें ये होता है जैसे मान लो आप यहाँ पे बैठे हो और आपके बगल में एक बहुत ही होशियार लड़का बैठा है, ठीक है? एक मैथ्स का क्वेश्चन आया, नॉलेज दोनों को बराबर है, बट आपको पता नहीं चला कि जो सामने वाला बंदा है उसने आपसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लिया, इक्वल नॉलेज होते हुए भी। ये चीज़ कभी आपने होते हुए देखी है कि इक्वल नॉलेज होते हुए भी कोई बंदा अच्छा कर जाता है आपसे, राइट? ये देखा होगा आपने। हाँ, तो यही चीज़ होती है एप्टीट्यूड कि भाई एक तरीके से खुद का टैलेंट जो होता है, इसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। इसका फाउंडेशनल वैल्यूज होती है इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, इन सारे वर्ड्स का हम डेफिनेशन और एकदम डेप्थ में जाके स्टडी करने ही वाले हैं। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? जैसे कि इमोशनल क्वोशंट से मैंने बताया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके गवर्नेंस के टाइम पे उससे, ठीक है? मोरल थिंकर्स आते हैं, ये डायरेक्ट आपकी ऐसे मदद करेंगे। और सिक्स्थ टॉपिक आता है पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ये सारी जो चीज़ें ऊपर आपने पढ़ी ये आप किस किस तरीके से अप्लाई करोगे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आपको किस किस प्रॉब्लम्स या चीज़ों से देखना पड़ेगा। हो सकता है कि दो ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर आप एथिकल डिलेमा में फंस जाओ। एथिकल डिलेमा क्या होता है? मान लो आपसे पूछा जाता है ना कि कभी आपसे छोटे थे आप, जब आपसे पूछा जाता होगा कि आप मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हो या पापा से, तो उस समय आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो, आपके लिए एथिकल डिलेमा हो जाता है कि भाई अब मैं किसको चूज करूँ। एक तरीके से धर्म संकट, दैट इज द वर्ड एथिकल डिलेमा मीन्स हियर। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, तो इसके लिए आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपसे इस चैप्टर में हम थोड़ा इसको देखेंगे। ओके, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यहाँ पे थोड़ा लीगल टर्म्स आ जाता है, जैसे आरटीआई को एकदम अच्छे से पढ़ना है इसमें, ठीक है? और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पब्लिक चार्टर, ठीक है? फिर आता है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रिटी ये दोनों बहुत सिमिलर टर्म्स होते हैं। आपने सिंपल हॉनेस्टी वर्ड सुना होगा। हॉनेस्टी वर्ड्स को आप सिंपल समझिए, एक तरीके से जो गवर्नेंस हो रही है, उसमें आपकी हॉनेस्टी कितनी है। आप इन तीनों वर्ड में भी अंतर है, इंटीग्रिटी, प्रोबेबिलिटी और हॉनेस्टी में। इन तीनों का अंतर हम सिविल चैप्टर में देखने ही वाले हैं। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि आप जब गवर्न कर रहे हो किसी भी चीज़ को, किसी डिस्ट्रिक्ट को या किसी भी जगह को, तो उस समय पर आप कितने हॉनेस्ट हो अपने पब्लिक सर्विस के प्रति, है ना? राइट टू इन्फॉर्मेशन इसमें भी आया। फिर कोड ऑफ एथिक्स होता है, जैसे आप जब आप जॉइन करते हो तो लवासना में ट्रेनिंग होती है, तो लवासना में आपको क्लियर बताया जाता है कि भई आपका कोड ऑफ एथिक्स क्या है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। सिटीजन चार्टर मतलब आप सिटीजन क्या एक्सपेक्ट कर सकता है आपसे कि आप उसको दोगे, वन कल्चर किस तरीके का, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और करप्शन में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है। और एक ये जो लास्ट पॉइंट होता है, इसको हम हमारा जो कोर्स है उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसीलिए अलग से क्लास लेंगे। इसमें सिर्फ आपकी जो ऊपर की चीज़ें हैं, जो मैंने पार्ट बताया था, ऊपर की इन सारी चीज़ों से जो इसका एप्लीकेशन होता है, ये केस स्टडी में होता है, ठीक है? आई होप आपको सिलेबस का बेसिक आइडिया हो गया होगा। शुड वी मूव फॉरवर्ड? क्या आपको कोई डाउट है? सर हाँ, हाँ, Yeah, yeah, okay, can move. ओके। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है? ये जो हमारा पहला आज का टॉपिक था, इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी हम सिलेबस में देख चुके हैं कि भाई क्या-क्या चीज़ें एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में आती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई एसेंस होना चाहिए, डिटरमिनेंट्स होना है, डायमेंशन, ये सारी क्या-क्या चीज़ें हम इसको वन बाय वन चीज़ें को पढ़ेंगे। सबसे पहले चीज़ पढ़ते हैं हम वैल्यूज़, ओके? इसमें ये टॉपिक पहले आएगा, पहले उससे मैं पहले आपको एथिक्स और मोरल, ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी में आ चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी केस को, ठीक है? उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। वैल्यूज़ आपने सुना होगा, हिंदी में एक तरीके से मूल्य इनको बोलते हैं, ओके? तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं, एक तरीके से किसी भी एक पर्सन की कुछ ऐसे आइडियाज़, थॉट्स या कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसको वो पर्सन जिस पर्सन के सामने उस चीज़ का मूल्य होता है। मान लीजिए मेरे पास एक सोने की अंगूठी है, तो मेरे लिए उस सोने की अंगूठी का मूल्य है, किसी और पर्सन के लिए उस सोने की अंगूठी का मूल्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत सस्ती हो सकती है। तो वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। अब यहाँ पर जो वैल्यू की बात की गई है वो उस वैल्यू से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वैल्यू कई टाइप की हो सकती है। एक होती है मटेरियलिस्टिक, मतलब सिर्फ चीज़ों से, हम पैसों से तोल रहे हैं किसी चीज़ को। एक हो सकती है कि भाई वो एक बंदे की नॉलेज है या फिर उस बंदे के पास किसी टाइप की फीलिंग्स हैं। वो जो एक तरीके से वैल्यू होती है, आइडिया होते हैं कि मैं हूँ, मान लो तो मेरा 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 ये वैल्यू है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मूल्य रखता हूँ। ये मेरी क्या हो गई वैल्यू। आपको थोड़ा-थोड़ा कांसेप्ट समझ में आया वैल्यू क्या होता है? आपको और एग्ज़ाम्पल दूँ या फिर? हाँ, नहीं समझ में आया ब्रो, है ना? समझ में आया। हाँ, तो हाँ, वैल्यूज़ वैल्यूज़ क्या हमने समझा है कि वैल्यूज़ किसी भी एक पर्सन की जजमेंट करने में मदद करती हैं कि मुझे एक चीज़ करनी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ सही है या नहीं? तो जो-जो मेरी वैल्यूज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाएगा। तो मैं अपनी जितनी वैल्यू पे, जैसे मान लो मैंने एक वैल्यू सेट की ऑनेस्टी, अब उस ऑनेस्टी पे पहुँचने के लिए मुझे अपनी अलग और वैल्यूज़ भी सेट करनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ पे पहुँचने के लिए, जजमेंट में पहुँचने के लिए हमको जो-जो आइडियाज़ अपने अंदर लाने होते हैं उनको हम वैल्यूज़ बोलते हैं। अब वैल्यूज़ के एक तरीके से 2 टाइप्स बोल सकते हैं हम। एक होता है एथिकल और एक होता है मोरल। इन दोनों में आपने ये अगर वर्ड्स पहले सुने होंगे तो बहुत ही सिमिलर वर्ड्स हैं और नॉर्मल इंग्लिश में हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कि एथिक्स और मोरल एक ही बराबर है। बट यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है और इनमें एक छोटा-सा डिफरेंस होता है, एथिक्स और मोरालिटी में। एथिक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं और मोरल वैल्यूज़ होती हैं, इनमें क्या-क्या अंतर है, ये हम देखेंगे। उससे पहले वैल्यूज़ के टाइप्स देख लेते हैं। वैल्यूज़ के जो टाइप्स होते हैं, ये 2 होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जैसे कि मान लो एक मैंने बताया वैल्यू आपको कि ट्रुथ एक वैल्यू है। तो जो ट्रुथ एक वैल्यू है, अब ये जो ट्रुथ है, ये अपने आप में ही एक पूरी की पूरी वैल्यू है। अब ट्रुथ के ज़रिए मैं किसी और वैल्यू पे पहुँचना नहीं चाह रहा हूँ। आप समझ रहे हो? जैसे कि मेरी वैल्यू है ट्रुथ, अब कोई और एक ऐसी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला मेरी वैल्यू है वेल्थ, ओके? वेल्थ मतलब हमने मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है? मैं वेल्थ को वैल्यू कर रहा हूँ अभी, बट क्या वो मेरा एंड है? वेल्थ से मैं क्या चाह रहा हूँ? एंड में मैं एक तरीके से हैप्पीनेस चाह रहा हूँ वेल्थ से, राइट? है ना? तो वो जो वैल्यू है, वो क्या कर रही है? एक ऐसी वैल्यू जो मुझे किसी और चीज़ दूसरी चीज़ पे एंड कर रही है। मतलब ये मेरा मीन्स क्या है यहाँ पे? वेल्थ मेरा मीन्स है और एंड क्या है? यहाँ पे मेरी हैप्पीनेस। ऐसी वैल्यू जो कहीं और मतलब खुद के अंदर ही एक पूरी वैल्यू नहीं है, बट किसी और वैल्यू के लिए हम वो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है जो हमारे अंदर ही होती है, मतलब दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। आपको समझ में आया? इसका और एग्ज़ाम्पल चाहिए आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू का? सर और एक एग्जांपल दे दिया ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मान लो हमने बोला ब्यूटी, अब ब्यूटी क्या होता है? सुंदरता। तो सुंदरता जो होती है, वो अपने आप में ही एक
कंप्लीट वैल्यू है। हेलो, मैं एक सुंदर हूँ। अब इससे कोई एक और चीज़ नॉर्मली चाह सकते हैं लोग, बट अगर नॉर्मल बात करें तो उस सुंदरता से मैं कुछ और चीज़ तो चाह नहीं रहा हूँ, तो मैं सुंदर हो गया। अब ये क्या होगा, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, क्यों? क्योंकि अपने आप में एक पूर्ण तरीके से वैल्यू है। बट दूसरी वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, तो मैं बात करता हूँ जैसे फेम की, जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको फेम होता है। तो क्या फेम जो होता है, वो अल्टीमेट वैल्यू होती है, उससे उनको सैटिस्फाई हो जाते हैं? फेम के ज़रिए वो क्या पाना चाह रहे हैं? एक तरीके से रिकॉग्निशन पाना चाह रहे हैं। तो जो रिकॉग्निशन है, ये उनकी एंड वैल्यू हुई, उनसे उनको अच्छा लगता है। तो फेम क्या होगा? एक बीच की वैल्यू हो गई। ओके? फेम क्या होगा? एक बीच की वैल्यू हो गई। बट जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी, उससे क्या था? वो अपने आप में ही कंप्लीट थी। आपको आइडिया है? हाँ जी, जी। सर हाँ, हाँ। बोलिए, बोलिए। हाँ, अंडरस्टैंड हो गया भाई। ओके, ठीक है। तो वैल्यूज़ आपको समझ में आ गया है। अब देखो, जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, नॉर्मल सी बात है कि भाई कुछ अच्छी वैल्यू होंगी, कुछ बुरी वैल्यू होंगी। हो सकता है किसी एक के लिए जो अच्छी वैल्यू है, किसी दूसरे के लिए वो बुरी वैल्यू भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। फिर कुछ होती है प्रोडक्टिव वैल्यूज़ या अनप्रोडक्टिव वैल्यूज़, ठीक है? अनप्रोडक्टिव का सेंस उससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं निकल रहा है। फिर हो सकती है कुछ परमानेंट, कुछ हो सकती है जो समय के साथ चेंज हो, जिनको बोलते हैं हम ट्रांजिएंट वैल्यूज़, ओके? तो समय के साथ चेंज होने वाली वैल्यूज़ समय के साथ हो सकती है चेंज, साथ ही साथ प्लेस के साथ हो सकती है और कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो हम एक चीज़ देख लेते हैं कि चेंज इन वैल्यूज़ क्या होता है। एक मिनट में व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। तो व्हाइट बोर्ड पे हम देख लेते हैं एक चीज़ कि भाई क्या टाइप्स क्या होता है? चेंज, हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं? चेंज की बात कर रहे हैं। तो चेंज जो वैल्यूज़ का है, ये किस-किस के हिसाब से हो सकता है? पहला, ये हो सकता है समय के हिसाब से, ठीक है? और किस हिसाब से होता है बताइए? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मनी मनी पैसा। हाँ, मैं आपको एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किलिंग की, मर्डर की। तो क्या मर्डर करना गलत होता है? बिल्कुल बात है। बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब क्या मैं आपको दूसरी सिचुएशन देता हूँ। जिस समय चल रहा है वॉर, ठीक है? अभी इंडिया चाइना में जिस तरीके से वर्ल्ड कंडीशन चल रही है, ऐसे ही कुछ कंडीशन चल रही है। तो वहाँ पर अगर हाँ, कोई हमारा अपोनेंट आता है, तो वहाँ पर हमको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? ठीक है? करना चाहिए। मारना चाहिए। तो अभी आपने क्या बोला था कि हाँ, किलिंग मर्डर एक तरीके से रॉन्ग है, बट हमको यहाँ पे क्या लगा कि जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है क्योंकि यहाँ पे वॉर है और यहाँ पे हमको मारना चाहिए। समझ रहे हो आप? हाँ, तो जो हाँ, कॉन्टेक्स्ट समझ है, गया। कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ पहली बात वैल्यू चेंज होती है। दूसरी समय के साथ कैसे हुई? मान लो आपका छोटे थे जब आप, आपने किसी हीरो को देखा और आपको बहुत पसंद आया कि ये मेरा रोल मॉडल है आज से। बट आप जब बड़े हुए तो आपने जाना कि ये तो सिर्फ एक एक्टिंग कर रहा है, राइट? हीरो कैन नॉट बी अ रोल मॉडल, बट माय रोल मॉडल इज समवन हाँ, हू इज हेल्पिंग अदर्स, फॉर एग्जांपल एन अ कलेक्टर और समथिंग एल्स। तो एक बड़ा व्यक्ति। yes, तो बड़े टाइम बात है। टाइम के साथ भी आपकी वैल्यू चेंज होती है। ऐसी सोसाइटी की वैल्यू धीरे-धीरे चेंज होती है। पहले वो हो सकता है कि महिलाओं को बाहर निकलना बुरा मानते हैं, बट आज के ज़माने में वो क्या कहते हैं कि अब महिलाओं को भी निकलना चाहिए, इक्वल फुटिंग पे दोनों को रखना चाहिए। टाइम के साथ भी चीज़ें चेंज होती हैं। फिर बात होती है प्लेस की, ओके? देखो, प्लेस का एग्ज़ाम्पल कैसे देता हूँ, मान लो आज भी आप गाँव में चले जाओ, तो कुछ रूढ़िवादी चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो पुराने ज़माने की आज गाँव में चलती हैं, जैसे कि पर्दा सिस्टम हम बात करें। बट पर्दा सिस्टम आज हम शहर में जाएँगे तो हमको बहुत कम देखने को मिलता है, राइट? तो प्लेस के साथ भी वैल्यू चेंज होती हैं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या गलत है, क्या सही है, बट इतना सा क्लियर है कि जगह के साथ भी जो वैल्यूज़ हैं, वो चेंज होती हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी, जी भाई, ले रहा हूँ। ठीक है। तो आपको चेंज ऑफ वैल्यू भी क्लियर हो गया है कि भाई चेंज किस तरीके से होती है। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द एथिक्स पार्ट, ठीक है? तो एथिक्स का एक मिनट। हाँ, तो एथिक्स पार्ट को जम कर सकते हैं कि एथिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो एथिक्स क्या होती है? देखो, एथिक्स को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, एक स्टडी है वो, जैसे कि फिजिक्स होता है या केमिस्ट्री होती है, कोई भी सब्जेक्ट है। एथिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह भी देख सकते हैं और फिर कुछ उसमें से आती है एथिकल वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, ये हमको हेल्प करती हैं डिसाइड करने में कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। जबकि जो स्टडी पार्ट है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम स्टडी करेंगे कि भाई लोगों का किस तरीके से एक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। मान लो आपको खड़ा कर दिया गया और आपको डिसीजन मेकिंग में भेजा गया। उस डिसीजन मेकिंग के टाइम पर आपका जो बिहेवियर रहेगा, उसको पढ़ा जाएगा एथिक्स की स्टडी में, ठीक है? जबकि एथिकल वैल्यू क्या हुई? एथिकल वैल्यू वो वही चीज़ हुई कि जब आप खुद डिसाइड करोगे कि क्या चीज़ सही है कोई डिसीजन लेने में कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो एथिक्स क्या करता होता है? एथिक्स में डिफाइंड एज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस। मतलब क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी को हम बोलते हैं एथिक्स। ठीक है? क्लियर हो रहा है? हाँ यस जी, सर हाँ। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मोरल्स। मोरल की भी वैसे ही आपने वर्ड सुना होगा, मोरल तो आपको सुना होगा कि भाई ये भी सेम सेम चीज़ होती है। इसमें बहुत हल्का सा डिफरेंस होते हैं। एथिक्स जो होते हैं, ये पूरे पूरे ग्रुप, कम्युनिटी या सोसाइटी की होती है। जैसे कि हमारा जो एथिक्स है, ये यूनिवर्सल होता है। जैसे कि अभी किसी ने बोला था कि भाई किलिंग करना, मारना किसी को गलत है। तो ये एक एक्सेप्टेड एथिक्स है कि नॉर्मल टाइम पर अगर हम किसी को मारते हैं, ये चीज़ गलत है। तो ये चीज़ सब जगह एक्सेप्टेड है पूरी सोसाइटी में, राइट? यहाँ पर भी जहाँ जाएँगे अगर नॉर्मल गलत तरीके से किसी को मारेंगे, मैं वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर उस समय उसको क्या बोला जाएगा कि ये एक अनएथिकल मूव है, ठीक है? अब मोरालिटी की बात आती है। मोरालिटी किसी एक ग्रुप से संबंध नहीं रखता है, जबकि ये क्या करता है, ये खुद के अंदर मतलब आप खुद जो इंसान हो, खुद को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं मोरालिटी, ठीक है? अब इसमें हम नीचे आते हैं एथिक्स। तो इसमें क्या डिफरेंस दिया हुआ है, रीजनिंग एंड वर्ल्ड। तो जब कोई भी एक यूनिवर्सल वैल्यू सेट की जाएगी, तो उसमें क्या होगा, उस यूनिवर्सल वैल्यू में काफ़ी सारे लोग बैठ के रीज़निंग करेंगे। उस रीज़निंग के बाद वो एथिकल वैल्यू सेट होगी। जैसे कि आज हम एक सिंपल सी बात देते हैं कि भाई मैरिज करना एक अच्छी बात है। अगर एथिक्सली मैरिज करना एक अच्छी बात है, बट हो सकता है कि मैं जो पर्सनली इंडिविजुअली लगे मुझे कि भाई किसी भी टाइप की मैरिज में इन्वॉल्व होना गलत है, तो वो क्या हो गया, मेरे मोरल हो गए। जबकि एथिकली क्या है कि मैरिज करना अच्छी बात है। तो जो भी पूरी की पूरी ग्रुप या सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, उसको हम बोलते हैं एथिक्स। जबकि जो किसी एक पर्सनल पर्सन, उसमें सोसाइटी क्या सकती है, सोसाइटी के भी मोरल हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने हरियाणा में खाप पंचायत के बारे में सुना है? खाप पंचायत में क्या होता है कि
कुछ लोग होते हैं, वो पंचायत जैसी होती है, उसमें अगर कोई लड़का और लड़की भाग के शादी कर लेते हैं, तो खाप पंचायत अपना फैसला सुनाती है, उस फैसले के अनुसार हो सकता है कि वो उन दोनों को मृत्युदंड भी देती है। मतलब लीगली इट इज़ नॉट वैलिड, बट ऐसा कहीं-कहीं सोसाइटी में प्रैक्टिस होता है। तो वो चीज़ हो गई उनकी खुद की मोरल, जो मोरल गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। क्योंकि एथिकल ज़्यादातर सही होते हैं क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती है। थोड़ा-थोड़ा आया आपको समझ में? हाँ, जी सर। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। फिर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं कि बियॉन्ड रूल्स। अब ये कहीं लिख के नहीं दे दिया गया है कि ये चीज़ एथिकल है या ये चीज़ नहीं है। हमारे पास लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अलग चीज़ है। वो भी एथिक्स से कहीं-कहीं संबंध रखता है। बट ये जो एथिक्स का वर्ड है, ये एक तरीके से ये रूल से बाहर है। जबकि जो मोरल्स होते हैं, ऐसे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सोसाइटी बनाती है या फिर हम खुद के लिए वही बना लेते हैं। तो ये रूल से अ, संबंध रखता है। और नेक्स्ट थिंग इज़ यूनिवर्सल। मैंने आपको पहले बताया कि ये एक यूनिवर्सल चीज़ होती है, जबकि ये जो मोरल्स होते हैं, ये किसी सोसाइटी और कल्चर का एक पार्ट हो सकता है। ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्लियर बात बता दी कि ये सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी की होता है, क्योंकि जो सोसाइटी है, वो एक अच्छे तरीके से चलता रहे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एथिक्स। जबकि किसी इंडिविजुअल की जो चीज़ रहेगी, उसके लिए हम मोरल बोलते हैं। तो अगर मैं समराइज़ करूँ, तो एक नॉर्मल लाइफ में एथिक्स एंड मोरालिटी में कुछ अंतर नहीं है। बट अगर हम एथिक्स के वर्ल्ड में बात करें, जीएस कोड में लिख रहे हैं, तो एथिक्स शुड बी रिलेटेड टू द होल सोसाइटी, कम्युनिटी और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, व्हाइल मोरालिटी शुड बी ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी और कल्चर। ओके? तो यहाँ पर भी आपको बताया गया कि अगर मोरालिटी और रीजनिंग मिल जाए, जैसे आप जो मोरल हो, ठीक है? आपका एक मोरल है कि मुझे ट्रुथ बोलना है, ठीक है? ये आपकी खुद की वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज़ ही तो हैं एक तरीके से। एथिक की भी वैल्यू हो गई, एथिक्स की वैल्यूज़ हो गई और मोरल की वैल्यूज़ हो गई। जो आपकी एक वैल्यू है, ट्रुथ है आपके अंदर। अगर आप उसके बारे में रीज़निंग करते हो, मतलब ये देखते हो कि क्या ये चीज़ पूरी दुनिया के हिसाब से सही है या नहीं। तो ट्रुथ, हाँ, हम देखते हैं कि रीज़निंग के हिसाब से भी ट्रुथ सही है। तो ट्रुथ मोरली भी करेक्ट हो गया और रीज़निंग के हिसाब से भी करेक्ट हो गया। तो ये क्या बन गया? एथिक्स हमारा। क्योंकि ट्रुथ क्या हो गया? एथिकल वैल्यू। बट कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मोरली मुझे सही लगती हैं। जैसे कि मुझे सही लगता है किसी भी अलग कलर के व्यक्ति का मज़ाक उड़ाना। हो सकता है मुझे लगता हो सही। तो वो चीज़ क्या रीज़निंग करने पे उतर पाएगी सही? नहीं। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, मोरली मैं हो सकता हूँ कि वो मोरली करेक्ट है मेरे लिए। किसी भी एक काले कलर के व्यक्ति का मज़ाक उड़ाऊँ, तो हो सकता है वो मेरे लिए मोरली करेक्ट हो, बट एथिकली क्या वो करेक्ट है? नहीं। क्योंकि वो पूरी की पूरी सोसाइटी या यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस उस चीज़ की नहीं है। आई थिंक आपको एथिक्स और मोरालिटी के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। हाँ, दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, ओके। डू यू वांट टू मी टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी इज़ कंफर्टेबल? Yeah, both we सर can, हिंदी। we can speak in English also, if or fluency and even French also. ओके, ओके, फाइन, फाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एसेंस। एसेंस हमने समझ लिया कि भाई एथिक्स का एसेंस क्या होता है। डिटरमिनेंट्स और कॉन्सिक्वेंस इन ह्यूमन एक्शन, ये हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि भाई डायमेंशन क्या होते हैं एथिक्स के। ये एक तरीके से टाइप्स होते हैं एथिक्स के ही, तो ये देखना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ एथिक्स। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? जी सर। हाँ, तो डायमेंशन ऑफ एथिक्स होते हैं। तो यहाँ पर आपसे 4 तरीके के डायमेंशन की बात की गई है। एक मेटा एथिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और एप्लाइड एथिक्स, ठीक है? तो एक-एक करके चलते हैं। एक तरीके से ब्रांचेस ही होती हैं। तो सबसे पहला लेते हैं भाई मेटा एथिक्स, ठीक है? अब मेटा एथिक्स में आपसे क्या पूछा जाएगा कि मान लो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अ, आपसे पूछा गया कि शादी करना सही है या नहीं, ठीक है? आपसे पूछा गया शादी करना सही है या नहीं? तो एथिकली और मोरली, एथिकली हम बात करते हैं। एथिकली आपका आंसर क्या होगा? Yes, यस, ठीक है। यस सर। जी। हाँ, ठीक। तो that's अब good. हाँ, इट्स गुड। अब ये जो क्वेश्चन था कि एथिकली शादी करना सही है या नहीं? अब मेटा एथिक्स किस चीज़ में लाई करता है? मेटा एथिक्स डज़न्ट केयर अबाउट शादी एट ऑल। मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है उससे बात नहीं करता है। मेटा एथिक्स ये बोलता है कि सही जो आपने वर्ड यूज़ किया, उस सही का क्या मतलब है? आप समझ रहे हो? ये सही जो वर्ड है दैट कैन बी डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए जो सही हुआ, मेरे सही का मतलब हुआ कि भाई मैं अच्छे से रह लूँगा, मेरे को खाना टाइम पे मिल जाएगा या फिर एक अच्छे से बॉन्डिंग मिल जाएगी, तो मेरे लिए सही मैंने उसको मान के बोल दिया। अब किसी और के लिए सही की जो डेफिनिशन है, वही अलग हो सकती है। राइट? जैसे कि हमने एक Yeah, से yeah. बोला गया कि भाई चोरी करना गलत है या नहीं। तो यहाँ पर चोरी की बात ही नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि गलत का मतलब ही क्या है। तो वी विल फोकस ऑन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉन्ग एक्शन, कि गलत करने का मतलब क्या है। यहाँ पे चोरी की बात नहीं कर रहे हैं। तो मेटा एथिक्स इज़ द एथिक्स अबाउट एथिक्स, राइट? इसमें हम एथिक्स को डिस्कस करते हैं कि भाई गलत या सही का मतलब ही क्या है? राइटफुल और रॉन्गफुलनेस आप जो बोल रहे हो, उनका मतलब क्या है? दैट वी बी स्टडी इन मेटा एथिक्स। ओके? क्लियर? यस सर। ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नॉर्मेटिव एथिक्स। ओके? तो नॉर्मेटिव एथिक्स में जो मैंने पहले 2 क्वेश्चन पूछे थे आपसे, वो सारे के सारे यहाँ पे लागू होते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स या नॉर्मेटिव एथिक्स, तो प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स में हम ये देखेंगे कि कोई भी अगर चीज़ हम कर रहे हैं, वो चीज़ सही है या गलत है। अब उसको देखने के लिए हमारे पास काफ़ी अलग-अलग एथिकल थ्योरीज़ होती हैं। जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, उन लोगों ने थ्योरी दे रखी है। जैसे कि मान लो आपने सुना होगा कांत, इमैनुअल कांत एक बंदा है, उसने डियोंटोलॉजिकल चीज़ की है। और इंडिया का अगर एग्जांपल लें, गांधी गांधी आपने सुना होगा, तो गांधीयन के भी कुछ पर्टिकुलर एथिकल थ्योरीज़ हैं। ऐसे करते-करते कुछ थ्योरीज़ होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इज़ इट रॉन्ग टू किल अ पर्सन? तो क्या किसी को मारना गलत है? तो ये चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ का आंसर देने के लिए हमको अलग-अलग एथिकल थ्योरीज़ के द्वारा स्टडी करना पड़ेगा। आपको कुछ एथिकल थ्योरीज़ के मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि पहला इसमें लिखा गया है डियोंटोलॉजिकल एथिकल एथिकल स्टडीज़, ठीक है? डियोंटोलॉजिकल जो एथिकल स्टडी ये कांत ने दी थी। आप कभी भी गूगल करना, बहुत ही फेमस पर्सन है इमैनुअल कांत। तो डियोंटोलॉजिकल क्या बोलता है कि फोकस ऑन एक्शन और ड्यूटी। जैसे इसमें एक कांसेप्ट आता है बेस और मीन्स का। ये चीज़ मैं लिख देता हूँ। ये चीज़ अगर आप भी नोट कर रहे हो तो ये ज़रूर करना। बेस एंड मीन्स, ये किसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं डियोंटोलॉजिकल स्टडी की। बे और मीन्स से आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपको आपका मतलब है यूपीएससी क्रैक करना, ओके?
तो अगर आप यूपीएससी क्रैक कर रहे हो तो उसमें दो चीजें आएंगी, एक हो गया आपका एंड, यहाँ पे एक वर्ड आएगा एंड। ओके, तो एक हो गया आपका एंड, एंड क्या हुआ कि भाई मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, दैट इज माय एंड। और एक हो गया आप किस जरिए से जाओगे, वे आई मीन उस जरिए के द्वारा आप उस एंड को अचीव करोगे, तो हो गया आपका वेज एंड मीन्स। ओके, तो डियोंटोलॉजिकल स्टडी क्या कहता है कि आप जिस रास्ते से जा रहे हो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका एंड। मान लो आपका एंड अच्छा है बट आपका वेज और मीन्स गलत हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा मैं रॉबिन हुड का। रॉबिन हुड का एंड क्या था कि वो गरीबों के लिए पैसा बांटता था, कहाँ से, अमीर लोगों से चुरा कर। तो चोरी करता था वो अमीर लोगों से और गरीबों को पैसा बांटता था, दैट इज व्हाट द फिलॉसफी ऑफ रॉबिन हुड। नो, उस पे उस एंड क्या था, गरीबों को पैसा बांटना। दिस वाज गुड और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू? According to me, it is wrong. I think so. नहीं, एंड अभी मैं सिर्फ एंड की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे चीजों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एंड की बात कर रहा हूँ। जो एंड है, एंड क्या है, गरीबों को पैसा बांटना, वो गलत है या सही है? सही है। सही है। तो गरीबों को पैसा बांटना इज गुड, बट यहाँ पर उसने तरीका क्या चुना? तो उसने तरीका चुना कि भाई वो चोरी करेगा, किससे? तो अमीरों से चोरी करेगा। तो यहाँ पर उसका वे और मीन्स जो था वो क्या हो गया, चोरी करना। क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं हो सकता क्योंकि चोरी करना एक गलत चीज है। तो डियोंटोलॉजिकल स्टडी में इसको मान देता हूँ। तो हाँ, डियोंटोलॉजिकल आपको क्या बताता है कि आपको फोकस करना है कब, जब जो आप एक्शन कर रहे हो, मतलब बेस और मीन्स है, मतलब जो जिस जरिए आप जा रहे हो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका एंड। तो डियोंटोलॉजिकल में आपको बेस और मीन्स को भी उतना ही इफेक्ट देना पड़ेगा जितना कि आपको एंड पे फोकस करना है। क्लियर हो गया डियोंटोलॉजिकल क्या कहता है? हाँ, हाँ, तो जबकि टेलियोलॉजिकल जो कहता है वो उसका विपरीत है। वो क्या कहता है कि फाइनली आपको एक चीज देखनी है कि मुझे एंड रिजल्ट क्या मिल रहा है। अगर एंड रिजल्ट में मुझे अच्छे मतलब लोगों का फायदा हो रहा है तो फिर अगर मैं गलत चीज के जरिए भी वो चीज कर रहा हूँ तो वो चीज सही मानी जाएगी। इट इज कॉल्ड थियोलॉजिकल स्टडी। ओके, थियोलॉजिकल एथिक्स। तो ये क्या करेगा, फोकस सिर्फ एंड में फोकस करेगा, जबकि डियोंटोलॉजिकल क्या बोलेगा, इस जरिए आप जा रहे हो वो भी सही होना चाहिए। आइडिया लगा आपको क्या होता है डियोंटोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल? भगवत गीता में भी कुछ हाँ हाँ बोलिए। डियोंटोलॉजिकल बोलता है कि वेट एंड मीन्स, हाँ एंड डियोंटोलॉजिकल बोलता है कि एंड आउटपुट हाँ हाँ हाँ, डियोंटोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि जिस जरिए आप वो चीज पहुंचना चाह रहे हो वो भी उतनी ही सही होनी चाहिए जितना कि आपका एंड है। एंड भी यहाँ पे अच्छा होना चाहिए और जिस जरिए आप जा रहे हो वो भी अच्छा होना चाहिए। बट टेलियोलॉजिकल क्या बोलता है कि एंड अच्छा होना चाहिए, गलत तरीके से मैं उस चीज को अचीव कर सकता हूँ। ओके फाइन। तो भगवत गीता में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जिसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। उसके भी कुछ एग्जांपल्स नॉर्मेटिव एथिक्स में ऐड होते हैं। तो इतना अपन बेसिक आइडिया लगा होगा नॉर्मेटिव एथिक्स का होता है। अब नीचे आते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एक तरीके से कंपैरेटिव एथिक्स होता है। एक तरीके से पीपल की जो मोरालिटी होती है, यहाँ पे आप मोरालिटी वर्ड का मतलब आराम से समझ पाएंगे कि मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी मोरालिटी है, उस सोसाइटी की मोरालिटी है। उस सोसाइटी में 20 लोग रह रहे हैं, उस 20 में से 15 लोग ये मानते हैं कि लड़कियों का या लड़कों का छोटी उम्र में विवाह कर देना सही कदम है। ओके, तो अगर उनके हिसाब से वो सही कदम है और ज्यादातर लोग वो ये चीज मानते हैं तो हम उस तरीके को एथिकल डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में स्टडी करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि हाउ मेनी अमंग यू थिंक दैट इट इज रॉन्ग टू किल अ पर्सन। कि इसमें से देखा जाएगा कि क्योंकि नॉर्मल यूनिवर्सल हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट कैसे करेंगे कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, अगर उस चीज की मिल जाती है तो हम उसको बोलेंगे कि ये तो चीज तो सही है। तो उस समय पर वो एथिक्स के हिसाब से सही हो जाएगी। जैसे कि पुराने जमाने में हर जगह महिलाओं के रिस्पेक्ट में जो पुरुष हैं, जो फीमेल्स थी, उनका ऑपरेशन होता था फ्रॉम द मतलब बहुत पुराने जमाने में हमेशा से होता था। थोड़े जमाने में चेंज भी हुआ था बट अगर नॉर्मल देखें तो महिलाओं का वो होता था, ऑपरेशन होता था। तो उस समय पर हम क्या बोलेंगे कि उस समय पर जो लोग थे, ज्यादातर लोग इस पक्ष में थे कि पुरुष इज ग्रेटर देन फीमेल, मेल इज ग्रेटर देन फीमेल। उस समय पर हम इस चीज को स्टडी करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। और नॉर्मेटिव एथिक्स और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में अंतर आपको समझ में आ गया, दोनों अलग चीजें हैं। फिर लास्ट इज एप्लाइड एथिक्स। तो एप्लाइड एथिक्स में क्या चीज है कि एप्लाइड एथिक्स में ये जो हमने सारी चीजें देखी, एथिक्स का मतलब समझा इतनी देर से, उन सबको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन उठा के देखेंगे, यहाँ पर ये एथिक्स लाई हो रहा है। अब इसके जो पूरे डायमेंशन होंगे इसको स्टडी करेंगे, जैसे कि बायो एथिक्स, लीगल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, मेडिसिनल एथिक्स। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, ये बायो एथिक्स का क्वेश्चन है यूथनेसिया। यूथनेसिया आपने सुना है? हाँ, तो यूथनेसिया क्या कहता है कि मान लो एक बंदा है, ठीक है, उस बंदे का परिवार में एक बच्ची है बस। ओके, और वो बंदे को एक्सीडेंट हो चुका है। उस एक्सीडेंट के बाद वो बंदा अभी बेड पे है और उसकी वापस नॉर्मल होने के चांसेस बहुत ही मतलब 0.001% कम है। ठीक है, अब क्योंकि उस बच्चे के पास एक ही बेटी है, ना उनके पास पैसा है कि वो बार बार अपना इलाज करा सकें, तो वो बंदा चाहता है कि अब मैं अपनी बच्ची के लिए ये संसार छोड़ दूं, आई शुड डाई सो दैट जो मेरे घर का पैसा है उस बच्ची को मिल जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एक तरीके से खुद को मारने के लिए डॉक्टर से बोलेगा कि डॉक्टर मुझे मार दो। ऐसे कंडीशन को बोला जाता है यूथनेसिया। दो तरह के यूथनेसिया होते हैं, एक होता है एक्टिव यूथनेसिया, एक होता है पैसिव यूथनेसिया। इंडिया में एक बड़ा केस आया था, उस केस के बाद ये टॉपिक बहुत ही चर्चित रहा और एथिक्स में जब जहां पर भी आप पढ़ोगे ये टॉपिक मतलब डिस्कस होना ही होना है। तो आपके हिसाब से उस बंदे को क्या करना चाहिए? बंदे को ये तो आप बोल रहे हैं सेल्फ सैक्रिफाइस, जी बोलिए। खुद को सैक्रिफाइस कर रहा हाँ, खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है, ही वांट टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ। है। यस, ही इज सैक्रिफाइसिंग हिमसेल्फ फॉर फैमिली, हाँ, हिज फैमिली। जस्ट हिज फैमिली, बट द फैमिली आल्सो नीड्स फैमिली आल्सो नीड मनी बट दे आल्सो वांट हिज फादर टू कम अगेन, पर उसके रिकवर होने के चांसेस नहीं है। yeah, really. So what he is doing, I think it's so right, but killing himself is not good. What you know, let him recover.
हाँ। जो जो होता है तो डॉक्टर हाँ, राइट, राइट। तो अभी इसमें आप ये देखिएगा कि वो बंदा किससे बोलेगा मुझे मारने को? वो डॉक्टर से बोलेगा। अब डॉक्टर क्या करेगा यहाँ पे? डॉक्टर के लिए एथिकल डिलेमा होगा। एक तरीके से वो चाहता है कि, और ये तो मैंने एक नॉर्मल केस किया था। एक और केस हो जाता है कभी बहुत बड़ा कि मान लो वो पैरालाइज हो चुका है और उसके रिकवर होने के चांस है ही नहीं, या तो वो मरेगा या फिर कोमा में पड़ा रहेगा, और अब पैसे लगते जा रहे हैं घर वालों के, तो अब क्या करें? तो ये situation better to हाँ, हाँ, better to take that decision only to sacrifice himself. We don't let him come out of coma. Okay. हाँ, हाँ, But he is sacrificing himself for his family is the राइट, better way, I think. राइट। But, तो ये आपका ओपिनियन है, बट ऐसी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं बायोएथिक्स में, ठीक है? जहाँ पर लाइफ के एंड का सवाल आता है। तो ऐसे ये तो एक मैंने पर्टिकुलर टॉपिक उठा के आपसे डिस्कस किया गया। इंडिया में ऐसा है कि 2 टाइप से यूथनेसिया किया जाता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथनेसिया मतलब डॉक्टर जाए और उसको कुछ इंजेक्शन लगा दे ज़हर वाला जिससे वो मर जाए। वो चीज़ इंडिया में बैन है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया। वो चीज़ नहीं हो सकती। पैसिव यूथनेसिया इंडिया में अलाउड है। पैसिव यूथनेसिया का मतलब ये होता है कि वो बंदे से जो भी उसका सपोर्टिंग सिस्टम है, मान लो उसके लिए ऑक्सीजन मास्क लगाया होगा या उसको कंटीन्यूअस दवाइयाँ दी जा रही होंगी, वो सारी दवाइयाँ बंद कर दी जाएँगी और वो बंदा अपने आप धीरे-धीरे करके मर जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड पैसिव यूथनेसिया। इंडिया में पैसिव यूथनेसिया अलाउड है कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में ही। ठीक है? तो इस ऐसी स्टडीज़ को हम पढ़ते हैं एप्लाइड एथिक्स में। ठीक है? तो आपको आइडिया लग गया होगा कि डायमेंशंस ऑफ एथिक्स आपने मेरे हिसाब से समझ लिए होंगे। कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, हाँ। शुड वी कंटिन्यू? yeah, of course. ओके, ओके, फाइन। सो हमने 2 चीज़ें देख ली। पहला कि हमने डायमेंशन देख लिए, एथिक्स का मीनिंग समझ गया, एसेंस समझ गया। अब आता है कि भाई डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं एथिक्स के। ठीक है? डायमेंशन हमने देखी, प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। बट डिटर्मिनेंट्स इज़ इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेंट क्या करते हैं कि भाई आपके एथिक्स जो हैं, वो किस चीज़ पे बेस्ड होंगे? दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। ओके? डिटर्मिनेंट ऑफ Can you आप please increase your value? हाँ? Please increase your value, please. You want me to increase my volume? Is it right? Is it good now? Am I audible? Yeah, ओके, ओके। yeah, सो yeah. नाउ वी आर डिस्कसिंग डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। ओके? डिटर्मिनेंट्स क्या होता है कि आपके जो एथिक्स हैं, जो सोसाइटी के एथिक्स हैं, ये किस चीज़ से बने हैं? कुछ तो एक चीज़ रही होगी जिसके ज़रिए वो बने होंगे। एक्सपीरियंस तो है ही कि भाई एक्सपीरियंस किया हमने, ये चीज़ गलत लगी, ये चीज़ सही लगी। तो आज तो सोसाइटी है, हमको क्या कैसे पता चलेगा कि भाई ये चीज़ हम कर रहे हैं, ये सही है या गलत है? राइट? तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है आपके रिलीजन का, लॉ का, मतलब हमारे संविधान का। जैसे कि संविधान में लिखा गया है कि सबको वोट देने का अधिकार है, तो हमें आज पता है कि एथिकली ये चीज़ अच्छी है कि सबको वोट देने का अधिकार है। सोसाइटी में, सोसाइटी के ज़रिए सोसाइटी में बोला जाता है कि हम सोसाइटी हमेशा गलत नहीं होती, कभी सोसाइटी काफ़ी अच्छी चीज़ें बताती है। यही सोसाइटी बोलती है कभी कि जो लोग सुबह उठते हैं वो उन लोगों को ज़्यादा फायदा, या बोलूँ ज़्यादा अपने करियर में सक्सेस होते हैं। और ये लॉजिकली भी सही है कि जो लोग सुबह सही टाइम पे उठेगा तो वो सही काम में अपना योगदान देगा, लेट उठेगा तो लेट सोएगा, है ना? सोसाइटी भी हमको हमारे एथिक्स को ड्रॉ करती है। इंडिविजुअली भी हम एक तरीके से अपने एथिक्स को फ्रेम करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एंड रिलीजन एंड लॉ। नॉलेज ऑब्वियसली अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आज आप ये एथिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनिटली आपके एथिक्स में फर्क पड़ने वाला है, और टाइम के साथ, जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी। जैसे-जैसे आप यंग एल्डर होते जाएंगे, जैसे-जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा, तो आपको लगेगा कि पहले जो मेरी समझ थी चीज़ों को लेके, पहले जो मेरे एथिक्स थे, आज उससे कहीं-कहीं ज़्यादा या काफ़ी बेटर मेरे एथिक्स हैं। तो टाइम के साथ-साथ ये चीज़ डिटरमाइन होती है। तो आपको समझ में आया कि डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स क्या-क्या होते हैं? ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। हम इसमें जाते हैं कि कॉन्सिक्वेंस, कि भाई हमने मान लो मेरे अंदर एथिक्स आ गए, तो इससे क्या होगा? तो इससे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी जो सोसाइटी है उसका असर, मान लो कि भाई सोसाइटी की पूरे हमारा जो इंडिया है उसके सारे के सारे मेंबर्स एथिकल हो गए, या फिर हमारे जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं इन रियलिटी एथिक्स हो गए, सिर्फ पेपर पे नहीं, एथिकल हो गए, तो करप्शन 0% हो जाएगा और सोसाइटी का क्या होगा? बहुत ज़्यादा वेलफेयर। सारे के सारे जो पुलिसमैन हैं जो अनएथिकल काम करते हैं, सारे बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको खुद के अंदर एक फीलिंग आएगी आपने अच्छा काम किया। आप लोगों के द्वारा चुने जाओगे और लोगों को भी अच्छा लगेगा, लोग आपको क्रेडिबिलिटी देंगे कि भाई ये बंदा है, ये बंदा एक एथिकल बंदा है, इस बंदे की जवान है या फिर ये अच्छा काम करता है, और आपकी ह्यूमन नीड्स वगैरह भी पूरे होंगे। तो दीज़ आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। इसकी वजह से हमको एथिक्स पढ़ना पड़ा। ठीक है? अनएथिकल चीज़ें क्या होती हैं? अनएथिकल क्या करेगा? भाई नेपोटिज़्म आपने बड़ा चल रहा होगा आजकल न्यूज़ में कि भाई सुशांत सिंह राजपूत का जो नेपोटिज़्म की वजह से हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? ये चीज़ अनएथिकल, करप्शन, क्राइम्स, लॉस ऑफ ट्रस्ट। अगर आप अनएथिकल हुए तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। जब आप एथिकल होंगे तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो आप देख सकते हैं कि एथिक्स की ह्यूमैनिटी में, मतलब ह्यूमन लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये डायमेंशंस हमने देख ही रखे हैं। ठीक है? हम इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। इसमें बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ये कि भाई जब मैं घर पे हूँ, तो मेरे घर पे जो-जो काम करने में मेरे को काम करना पड़ रहा है, जैसे कि मान लो मेरा घर पे एथिक्स है कि मैं रोज़ सुबह उठ के झाड़ू लगाऊँगा, तो वो मेरा प्राइवेट इश्यू हो गया, उसको मेरे को पब्लिक, मतलब मेरी ऑफिस से उसका कोई मतलब नहीं है। जबकि पब्लिक क्या होता है कि भाई तुम्हें कोई काम करना था, किसी चीज़ पे साइन करना था डॉक्यूमेंट पे, तुम वहाँ पर एथिकल होने चाहिए, तुम वहाँ पर टाइम पे पहुँचो, इम्पार्शियलिटी से उस चीज़ को साइन करो। दैट इज़ योर पब्लिक एथिक्स। तो प्राइवेट एथिक्स और पब्लिक एथिक्स में एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको दोनों की चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। मान लीजिए एक बंदा है, एक बंदा आईएएस सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट में वो बहुत ही अच्छा बंदा है, हर एक चीज़ इम्पार्शियलिटी से किया जाता है, कभी उसने धर्म पे भेदभाव नहीं किया, किसी भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, किसी जेंडर पे भेदभाव नहीं करता है। ठीक है? इस भेदभाव ना करने के साथ-साथ अगर उसको लगता है कि मैं कहीं किसी की मदद कर सकता हूँ, तो भी वो करता है। तो यहाँ पर उसने क्या दिखाया कि अपनी जो ऑफिस थी, उसके अंदर उसने पूरा काम सही से किया, राइट? तो उसमें वो क्या हुआ, उसने अपने पब्लिक एथिक्स शो किया है। वो पब्लिकली क्या है, अपने ऑफिस के लिए एथिक्स है। तो यहाँ पे वो फॉर्मल है, सोशल ऑब्लिगेशन मोर स्ट्रांग होती है, इंटरनेशनल। इसने एग्जांपल दिया कि भाई इंटरनेशनल एथिक्स, इंटरनेशनली हम इंडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये हो गया हमारा पब्लिक रिलेशन। प्राइवेट में वही जो बंदा था, वही बंदा अच्छा से काम कर रहा था, जैसे ही वो घर पे आया, उसने क्या किया, अपने वाइफ को एक छोटी-सी बात पे हाथ उठा दिया। तो ये क्या हुआ, एक डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बंदा है पब्लिकली एथिकल, बट वो प्राइवेट लाइफ में उतना एथिकल नहीं है। तो अगर हम प्राइवेट और पब्लिक लाइफ दोनों में एथिकल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट एथिकल वैल्यू। ठीक है? ये इन्फॉर्मल होता है, इमोशन यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग प्ले करते हैं, जैसे कि रामायण स्टोरी में आपने सुना होगा। तो ये होता है बेसिक प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में अंतर, एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक लाइफ। तो हमें ये याद रखना है कि एज़ अ सिविल सर्वेंट वी शुड हैव एथिक्स इन आवर प्राइवेट लाइफ एज़ वेल एज़ इन पब्लिक लाइफ बोथ। ठीक है? क्यों? क्योंकि कुछ-कुछ जगह पर आपका जो प्राइवेट लाइफ में एथिक्स है वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे पब्लिक लाइफ में, जो कि हैम्पर कर सकते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी को। ठीक है?
हाँ, प्राइवेट यही समझाया गया है इसमें। तो अभी हमने एक ये जो पूरा टॉपिक है ये कवर कर लिया है। कमिंग बैक टू अवर पीपीटी, तो फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया है। इसमें से एक छोटी सी चीज और बची है, वो आपको बताता हूं जल्दी से। देखो, हमने मोरलिटी समझ लिया क्या होता है, राइट? हाँ, आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, you can continue. हाँ, तो हमने मोरलिटी समझ लिया क्या होता है। अब इसमें हमको तीन चीजें और दिखनी है। एक होता है नॉन मोरल, इमोरल और एमोरल। तो इन तीनों में क्या अंतर है ये हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आप फ्रिज में गए और फ्रिज में आपने बोतल उठाई और बोतल उठाने के बाद उस ग्लास में डाल के आपने पानी पी लिया। अब पानी पीना क्या वो नॉन मोरल है, इमोरल है या एमोरल है? मतलब क्या आपने कोई इसमें गलत चीज की या इसको मोरलिटी की तर्ज पे मतलब नापा जा सकता है या नहीं? आपने पानी पिया, ये जो चीज थी एक तरीके से ये मोरलिटी में आती नहीं है। मोरलिटी तो जब आप बोलेंगे जब आप कुछ गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आपने पानी पिया, इसमें तो मोरलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ऐसी चीज जहां पर मोरलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता उसको हम बोलते हैं नॉन मोरल। ओके, फिर आता है इमोरल। इमोरल इमोरल होता है कि जब आप कोई गलत काम करते हो, जैसे कि मान लो आपने एक ईविल काम कर दिया या सिन कर दिया या आपने कोई पाप कर दिया, तो एक तरीके से कोई गलत गलत चीज कर दिया आपने। जो आप कोई गलत चीज करते हो उसको बोलते हैं इमोरल। और लास्ट आता है एमोरल। इमोरल होता है कि जब आपको नॉलेज नहीं होती कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। जैसे कि एग्जांपल, एक छोटा सा बच्चा है, उसने किसी को मार दिया, अब उस छोटे से बच्चे को पता नहीं है कि वो सही कर रहा है या गलत, तो इस केस में बोलते हैं इमोरल। तो नॉन मोरल में मोरलिटी से उस चीज का मतलब ही नहीं है। इमोरल में कॉन्सेप्ट आता है कि भाई आपने गलत काम कर दिया, और इमोरल में उस बंदे को जो भी कर रहा है उस चीज की नॉलेज नहीं है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। क्लियर? Yes, yes. हाँ, तो ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था ये भी क्लियर हो गया। अगर अगर आपके क्वेश्चन हैं कुछ तो आप पूछ सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड। Yeah, hello. हाँ हाँ, Yeah, this is Nasima. Okay. Have you recognized me? Yeah. Yeah, actually, sorry, actually, I've joined to this Zoom meeting over 6:40. It's okay, it's okay. Okay, due to some reason, so I request you to please share me the little bit of PDF, like what you have. This PDF you want to share, or whatever material I have used that I will share on my group. Okay. Okay. And Fine. also a little bit of like, if you are free, then can please explain what else. Overall brief. Okay. हाँ ठीक है, एक ओवरऑल ब्रीफ मैं दे देता हूँ। इसमें एक चीज आपका एक चीज कर देता हूँ। हाँ ओके, Thank you very much. तो एक एग्जांपल से यहाँ पे देता हूँ कि मान लो हम ये टोटल चीज है, ठीक है। अब इस पूरी हमारे जो वर्ल्ड है उसमें कुछ वैल्यूज होती हैं। तो ये पूरा जो है एक तरीके से क्या है, ये हमारी वैल्यूज हैं। ठीक है, वैल्यूज क्या चीज होती हैं? जो चीज हमें बताती हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं, और एक ऐसी आइडिया जिसका हम कुछ ना कुछ मतलब वैल्यू रखते हैं, मूल्य रखते हैं। ठीक है, जैसे कुछ आइडियाज हो गए हमारे, उसको हम टोटल हमने वैल्यू दी। अब इसमें से कुछ रखते हैं आपके एथिकल वैल्यूज, कुछ रखते हैं मोरल वैल्यूज। ठीक है, मान लो ये एथिकल है और इसको हम बोलेंगे मोरल। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोरल रहेगा तो हम ये देखेंगे कि ये वेन डायग्राम आपने सुना होगा, वेन डायग्राम्स। तो ये हमारा हो गया एक एथिकल और ये हो गया हमारा मोरल। जैसे कि कुछ वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जो कि एथिकल हो और मोरल भी हो, भाई दोनों साथ में भी हो सकती हैं। कुछ वैल्यू ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ मोरल हो, एथिकल ना हो, और कुछ ऐसी हो सकती है जो एथिकल हो, मोरल ना हो। ठीक है, जैसे कि मान लो पूरी सोसाइटी मानती है, पूरी सोसाइटी मानती है कि भाई हमको रोज सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, तो वो क्या हो गया, हमारे पूरे सोसाइटी का एथिक्स हो गया, वो भी एक वैल्यू है। बट हम रात को पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो क्या हो गया, आपका मोरल हो गया। ठीक है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल बेस्ड है। जबकि कोई एक ऐसी वैल्यू जो जिसके द्वारा हम कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज अचीव कर सकते हैं उसको हम वैल्यू बोलते हैं। तो ये हमने कॉन्सेप्ट देखा एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यूज का। तो इसमें हमने चार चीजें पढ़ी थी भाई। चार टाइप के एथिक्स होते हैं, डायमेंशन होते हैं एथिक्स। एक होता है मेटा एथिक्स, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है नॉर्मेटिव, और लास्ट कौन सा था, अप्लाइड। तो मेटा एथिक्स में हम देखेंगे भाई सही का मतलब क्या है, गलत का मतलब क्या है। डिस्क्रिप्टिव में हम देखेंगे कि जो टोटल रूल चले आ रहे हैं पहले से, उसके बारे में हम सोसाइटी करेंगे कि कितने लोग इसमें से एग्री करते हैं। अगर ज्यादा लोग एग्री करते हैं तो उसको एथिक्स बोलेंगे हम। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स देखेंगे कि कितने लोग एग्री करते हैं आप में से, 20 लोगों में से। और नॉर्मेटिव में कि भाई हम डियोंटोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल, ये सारी स्टडीज को करते हैं कि भाई हमने ये काम किया, अब ये चीज राइट है या रॉन्ग है। तो ये राइट है रॉन्ग कैसे पता चलेगा? तो देयर आर सर्टेन एथिकल थियरीज, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सी दैट दिस इज राइट और रॉन्ग। फिर हमने देखी डियोंटोलॉजिकल, ठीक है, टेलियोलॉजिकल, ऐसे करके ये सारा हमने बेसिक कांसेप्ट देखा। लास्ट में हमने देखा कि भाई क्या चीज क्यों चीज हमको जरूरत है। तो हमने देखा कि भाई ये पब्लिक सर्वेंट होने से हमको डिफरेंट टाइप की चीजें मिलती हैं। ठीक है, लोग हमको क्रेडिबिलिटी देते हैं, पूरी सोसाइटी में एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन आता है, सोसाइटी अच्छी होती है, सेफगार्ड होती है। और अगर हम एथिकल नहीं होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, नेपोटिज्म वगैरह हमने बात की। तो दिस वाज द ब्रीफ समरी ऑफ व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। ओके, तो आज हमने एथिक्स का जो टॉपिक था दैट वी हैव कवर्ड। ओके, तो वी विल एंड इट ऑन द स्मॉल नोट 1 मिनट वी विल एंड। ओके, सो डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? No question. Okay, thank you for your second play. ओके, सो आई आल्सो वांट टू थैंक यू गाइस। ठीक है, आप लोगों से बस एक बात है कि इस चीज को शेयर कीजिए, जैसे हमें कुछ आप लोगों जैसे ही एंथुसियास्टिक और रियल एस्पिरेंट चाहिए। आपको पता होगा कि इस एग्जाम में रेशियो कम, जो 100 लोग सिलेक्ट होते हैं, आईएएस के लिए 1000 लोग लगभग सिलेक्ट होते हैं कोई हमारी सर्विसेज के लिए। इसका रीजन यही है कि काफी लोग अपनी चीजों को लेकर अकाउंटेबल नहीं है, रेगुलर नहीं है। तो आप लोग रेगुलर रहिए, है ना, पढ़ते रहिए और इस चीज को शेयर कीजिए ताकि हमारे पास अच्छे लोग आ पाए जो रेगुलर रहें। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अभी मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एंडिंग सेशन। Yeah, thank you. ओके।